नमो नारायण। मैं चित्रा। तो आज मैं एक ऐसे राजा की कहानी लेकर आई हूँ, भारतीय राजा की। भारत से हजारों मील दूर पोलैंड की राजधानी वारसा में उन राजा के नाम से एक स्कूल है, एक सड़क है, उनका वहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, बहुत कुछ है। और बहुत करीब कई दशक पहले उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए आज भी पोलैंड के लोग उनको बहुत प्यार से और आदर के साथ याद करते हैं। तो ये कहानी कौन है, ये राजा कौन है, इन्होंने क्या किया, इसको जानने के पहले थोड़ा सा हम पहले वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास में जाएंगे। तो जैसे हम लोग को सबको पता है कि सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड के वेस्टर्न पार्ट में, वो एक तरीके से ऑफिशियली शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर, उसको कह सकते हैं हम। और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंतर में, हफ्तों और महीनों का अंतर नहीं, कुछ दिनों के अंतर में रूस ने, यूएसएसआर ने उस समय जो उसका ईस्टर्न पार्ट था पोलैंड का, उधर से अटैक किया। ये पता चला कि मोल्टोव रिबेनट्रॉप नाम का एक पैक्ट हुआ था जर्मनी और रूस के बीच में, यूएसएसआर के बीच में, जिसमें उन्होंने और बहुत सारी बातें तय की थी और कहा था कि हम लोग एक एक ओर से पोलैंड पे हमला करेंगे और आधा आधा पोलैंड बांट लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और उस पर कब्जा किया। फिर जो रशियन से जो उन्होंने ये सोचा कि अगर हमको यहाँ पर अपना राज्य कायम रखना है तो इन लोगों के संग कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सर न उठा पाएं। तो उन्होंने क्या किया कि औरतें, बच्चे और जो वो करने लायक, काम करने लायक जो आदमी लोग थे, उन सबको उन्होंने वहाँ से उठा उठा कर और डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया। तो जो उनके सबसे इनफेमस साइबेरिया के कैंप थे वहाँ उन्होंने भेजा। इसके अलावा कजाकिस्तान में भी उन्होंने उनको वहाँ पर डिपोर्ट करके भेज दिया। बेसिक आइडिया ये था कि इन लोगों के संग ऐसी सख्ती करो कि ये फिर कभी सर न उठा पाएं, क्योंकि आपने टेरिटरी कब्जा कर ली और वहाँ रोज झगड़ा होता रहा तो उससे भी तो कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने ऐसा सोचा और वो जो औरतें, बच्चे, बूढ़े आदमी, वो सब जो उन्होंने साइबेरिया और वहाँ भेजे। बहुत ठंड थी वहाँ, उनको इतना काम करना पड़ता था जिसकी उनको आदत नहीं थी, क्योंकि वो तो लेबर कैंप्स थे। और इसके अलावा उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। खैर ऐसा चल रहा था, उस समय कोई किसी से कुछ भी कहने वाला नहीं था। लेकिन फिर धीरे से एक समय आया वर्ल्ड वॉर के बीच में जबकि चेंज ऑफ अलायंसेस हो गया। मतलब जो मित्र देश थे वो एक तरफ कंसोलिडेट हुए और उसमें एक बार को जो साइड्स थी वो बदली कुछ कुछ। और उसमें जो जर्मनी और रूस एक साथ दोस्त थे वो आमने सामने आ खड़े हुए। और जो जर्मनी ने रूस पर, जो कि बाद में उनके लिए बहुत एक डिट्रीमेंटल ये काम हुआ, लेकिन उन्होंने रूस के ऊपर चढ़ाई कर दी और रूस में घुस गए और उन्हें बचा हुआ पोलैंड भी उनसे छीन लिया। और उस पोलैंड में उन्होंने, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब पोलैंड अच्छे से रहे ये तो जर्मन भी नहीं चाहते थे, हिटलर भी नहीं चाहता था। लेकिन उसने उनको यूएसएसआर से लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें कैंप से छुड़वा के ले आते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो लोग जो उनका जो दक्षिण पड़ता था, उन्होंने उधर का सफ़र करना शुरू कर दिया और एक सुरक्षित जगह के लालसा में वो आगे बढ़ने लगे। तो इसमें एक जहाज़ था, एक शिप था, जिसमें मेरे ख्याल है शायद जो उनके सबसे ज़्यादा जो भरे हुए जनसंख्या वाले शिप से उनमें से एक था। 1000 से लोग ऊपर थे, उसमें आधे बच्चे थे। बच्चे तो पालना उनके लिए भी मुश्किल था। नाजी के लिए उन्होंने कहा इनको लेके निकलो यहाँ से, ताकि मरे खपें तो जनसंख्या कम हो। वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सोच रहे थे। तो उसमें एक जानकारी के हिसाब से करीब 645 बच्चे थे, 645। और कुछ कहते हैं कि नहीं 500 बच्चे थे। जो भी था ये बड़ा नंबर था। करीबन 1000 लोग उस शिप पे थे। और वो जब शिप चला, पहली बात तो ये देखिए कि उनको उनके घर से निकाला और उनको यूरोप में कोई शरण नहीं दे रहा। वो जब शिप चला तो वो यूके से उन्होंने परमिशन मांगी, हम आपके यहाँ आ जाएं। यूके ने उनको मना कर दिया। यूके तो ये मान के चलता था और एक हद तक अभी भी कि सब लोग हमको सर्व करने के लिए, हम किसी को सर्व करने के लिए नहीं हैं। वो उन्होंने ईरान में, उनको उम्मीद थी कि हमको जगह मिल जाएगी। फिर वो सेंट्रल एशिया के कुछ और कंट्रीज से बात करी। तो उस समय जो पैलेस्टाइन था वो उसके ब्रिटिश मैंडेट के अंडर था। उन्होंने पैलेस्टाइन से भी बात करी, उसने भी कहा, वहाँ पे भी ब्रिटिश ने मना कर दिया, यहाँ नहीं आ सकते। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूएस, सब जगह वो गए। और अंत में उनका शिप चलता चलाता, मैं तो यही कहूँगी भटकता बहता, बॉम्बे के पास आ गया। अब उस समय बॉम्बे में भी जो उसका वहाँ का इंचार्ज था डॉक का, वो अंग्रेज था। उसने कहा कि नहीं, हम तो आपको यहाँ से नहीं उतरने दे सकते, आप कहीं भी जाइए हमारी भला से। अब इधर क्या हुआ कि जो जामनगर है, उस समय वो नवानगर कहलाता था और बड़ा कन्फ्यूजिंग है। जामनगर भी था। वो महाराजा साहिब जो थे, उनका पूरा नाम था दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जी जडेजा।
उन्होंने जब ये सुना तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने उस जो ब्रिटिश था उससे कहा भाई इनको यहाँ उतारने दो, इनकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन उसने कहा नहीं, हमको ऊपर से ऑर्डर है, हम यहाँ इनको नहीं उतरने दे सकते। जो हमारा मुंबई पोर्ट था वहाँ पर तब एक क्या था कि इनके जामनगर के का अपना एक बेदी पोर्ट नाम से छोटा पोर्ट था। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं उतरने देते, हम अपने पोर्ट पे इनको उतार लेते हैं। वो महाराजा जाम साहब थे, वो भी अच्छे प्रभावशाली थे। बहरहाल कुछ कुल मिला के ऐसा हुआ कि उन्होंने वहाँ पर उनको उतार लिया और उतार के वो लाए गए। जब उनको देखने गए, वो नेचुरली उन्होंने उनको उतारा था, उनको देखने गए, उनको उनकी हालत देख के बड़ा दुख लगा और ख़ासतौर पे बच्चे देख के। तो उनका एक बड़ा वहाँ का के लोग याद भी करते हैं कि उनका एक डायलॉग था, उन्होंने जाकर वहाँ कहा कि देखो बच्चों, अब वो बच्चे ना अकेले थे, उनके संग पेरेंट्स नहीं थे। तो बोले तुम्हारे यहाँ पर माता पिता नहीं हैं, लेकिन तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बापू उन्होंने कहा, गुजरात में बापू कहा जाता था। बोले मैं हूँ तुम्हारा बापू, आज से तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो। और वो जो बच्चे उस समय थे और उसके बाद वाले भी, वो उनको बड़े प्यार से नश बापू, पोलिश में मतलब नश मतलब हमारा बापू उनको कहा करते थे। उन्होंने उन बच्चों पे जो उनके लिए किया, देखिए किसी भी और देश में जाते हैं वो कैंप बना दिया जाए, उसमें रहें, कहीं खाने की कहीं रोजगार की कुछ व्यवस्था की जाए, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने वालीवाड़ में और बालचाट में दो जगह, एक जगह उन्होंने पहले टेम्प्रेरी रखा, फिर उन्होंने उनका परमानेंट अबोर्ड बनाया और एक तरीके से टाउनशिप डेवलप की। उन्होंने उनके लिए किंडरगार्टन बनाया, स्कूल बनाया और उसके आगे तो सोचिए वहाँ पे उन्होंने एक चैपल बनाया कि वो बच्चे अपने धर्म और संस्कृति से दूर ना हो जाएं। वहाँ पर उन्होंने उनके लिए पोलिश खाना बनाने के लिए कि बच्चे अपने कल्चर से जुड़े रहें, यूरोप से कुक्स बुलाए और वहाँ से उन्होंने टीचर्स और नर्सेस बुलाई और कहा कि आप इनको सिखाते पढ़ाते रहिए, अपने कल्चर अपने रिलीजन से ये दूर ना हो पाए। तो देखिए ये जो था इसमें जो इनका मानवीय जो दृष्टिकोण था कि हाँ तुम हमारे पास आ गए, लेकिन हमको तुम्हें कन्वर्ट कर लेने का, तुम्हारा कल्चर खत्म कर देने का कोई इरादा नहीं है। ये चीज़ जो थी, एक तो हर जगह से भटकते हुए ना सुनते हुए आए। ये चीज़ जो वहाँ के जो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब वो जो टाउनशिप बनाई थी, शायद वहाँ पर अभी सैनिक स्कूल चलता है और वो सब वापस पोलैंड चले गए। लेकिन अभी भी वो आते हैं, टाइम टू टाइम यहाँ आते हैं, वो जगह देखते हैं। अब तो खैर वो जो बच्चे थे अब तो वो बहुत बड़े हो गए होंगे, बहुत मतलब कहना चाहिए बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन वहाँ पे अगली पीढ़ी भी उनको याद करती है। और उनके नाम पर वहाँ पर एक चौराहा है जिसके ऊपर उनकी मूर्ति लगी हुई है। वारसा में उनका एक उनके नाम पर स्कूल है, उनके नाम पर मतलब बहुत कुछ, सड़क का नाम रखा हुआ है। अब इसमें सबसे खास बात देखने वाली क्या है पता है, उन्होंने जो उनको अंदर से ऐसी कोई असुरक्षा ऐसी कोई भावना नहीं थी कि वो आए हैं तो उनका हम कैसा भी शोषण कर लें। देखिए शोषण बहुत तरह का होता है, उसमें एक ये भी होता है, जैसे हम लोग सुना करते थे, हमारे देश में एक मदर थी, वो कहती थी हम जो मर रहा है उसकी सेवा करेंगे, लेकिन पहले हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके धर्म की, उनके धर्म शब्द जो भारत में है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं होता है, उनके धर्म की, उनके कल्चर की, वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, इसकी जो उन्होंने परवाह करी। यही भारत है, यही भारत का आतिथ्य है और यही हमारा धर्म है, यही हमारी सनातन परंपरा है और यही हमारा डीएन है जो महाराज साहब ने किया था। और इसलिए आज उनको पोलैंड वाले भी उनको नमन करते हैं और इसके लिए हमको भी उनको नमन करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये तो थी दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जाडेजा, महाराजा जाम साहेब की कहानी। अगली बार हम फिर एक ऐसी कोई कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।